नमस्कार छात्रों। आज हम जानेंगे, समझने का प्रयास करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत है और उसका आदि आज भी शोध का विषय रहा और आज तक शोध का विषय रहा है। हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जब लेखन की पहली शुरुआत गारसा ददासी के द्वारा होती है, उस समय काल विभाजन संभव भी नहीं था और ना ही गारसा ददासी ने किया। गारसा ददासी ने इस्तवार दाला लेत्तियोर एंदियो हिंदुस्तानी 1839 में किया और ये एक वित्र संग्रह के रूप में आपके सामने आया, जिसमें कवियों के बारे में विवरण दिया गया। और कहीं न कहीं गारसा ददासी हिंदुस्तानी परंपरा से प्रभावित थे, यानी कि उर्दू और हिंदी मिश्रित परंपरा से प्रभावित थे। तो उनके साहित्य में मुस्लिम या उर्दू के लेखन के कवि अधिक रहे और हिंदी लेखन के कवि 67 ऐसे लगभग कवि हैं जो उनके उसमें आते हैं। और इसके बाद महेश दत्त का प्रयास है, मौलवी करीमुद्दीन का प्रयास है। और हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कालों का नामकरण। ठीक है, यहाँ से हम दो प्रश्नों पर बात कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने शब्दों में अपने विचार दीजिए। और अगर दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा। पहली बार आदिकाल को किसने क्या कहा होगा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसमें हमारे सामने आते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। अगर आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप ये देखते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य में जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या लिखा, जिन्होंने पहली बार काल विभाजन किया। और इन्होंने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी है, इन्होंने 11 अध्याय लिखे। पहली बार काल का विभाजन किया 11 अध्याय। अब जबकि हमारे सामने सही ढंग से और कम शब्दों में समझने के लिए एक सबसे बढ़िया है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये हमारे सामने आता है। पर हम देखेंगे कि हमारे पहले काल विभाजन जो जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ये किसी भी परीक्षा के लिए सबसे अच्छा भी है। साथ में बीए परीक्षाएं और नेट की परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सबके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आराम से सुनिए। ये हम आपको समझाने का बहुत आसान तरीका आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चारण काल जो है हिंदी का पहला काल है, जिसे आदिकाल के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन ने चिन्हित किया। फिर उसके बाद पुनर्जागरण आता है, जिसको आप भक्तिकाल कह सकते हैं। भक्तिकाल में ग्रियर्सन ने जायसी को बताया, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय बताया। मुगल दरबार उतना अधिक प्रभावी, मतलब हिंदी में उसको जोड़ कर रखना थोड़ा ठीक नहीं है, पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस प्रभाव को देखा होगा उसको उन्होंने 5वें नंबर पर दिया। उसके बाद तुलसीदास का जो साहित्य है और जो राम काव्य का जो साहित्य है वह यहाँ 6वें भाग पे स्थान पर है। और इसके बाद तुलसीदास के बाद रीति काव्य आ जाता है। रीति काव्य इनके हिसाब से 1580 से 1692 है। ठीक है, इसके पश्चात तुलसी की अन्य परिवर्ती जो कवि हैं। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो हिंदी या भारत की जो व्यवस्था रही उस पर जो साहित्य लिखे गए उसकी बात है। और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 में किस प्रकार से लेखन से प्रभावित रहा, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, वो इसमें बताया गया है। और अंतिम 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध उसकी अन्य, मतलब अनेक महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान में क्या विविधता रही, क्या उसने साहित्य सीखा, जैसे खड़ी बोली आई और प्रिंटिंग प्रेस आई, इन सब चीज़ पर भी चिन्हित किया गया। इसके पश्चात दूसरा जो काल अधिक समझने लायक है। देखिए, काल विभाजन जब ग्रियर्सन जी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, इन्होंने चारण काल बताया, जायसी के बारे में बताया, ब्रज
कृष्ण संप्रदाय बताया, तुलसीदास बताया, रीति काव्य बताया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो जॉर्ज ग्रियर्सन से आगे के आने वाले इतिहासकारों ने सीखी। इसके बाद दूसरे इतिहासकार के रूप में आपके सामने आते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से किया। इन्होंने विधेयवादी जो है और विधेयवादी किया, और विधेयवादी में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास ग्रंथ में को 1727 में लिखना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न भी आता है बच्चों, लेकिन ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा अच्छा है कि ये आएगा कि 1927 से और 1929 के बीच में ये प्रकाश 1927 से लिखना प्रारंभ किया भूमिका, और 1929 तक उन्होंने इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया था। इन्होंने साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति और कालक्रम दोनों के आधार पर पहली बार हिंदी साहित्य का सुनिश्चित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वीरपरक रचनाएं थी। अब देखिए कुछ लोग शुक्ल जी को ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने केवल वीरगाथा काल कहा, जबकि श्रृंगार काल भी कह सकते थे, और खड़ी बोली का काव्य भी कह सकते थे, या खड़ी बोली का आदिकाल कह सकते थे। बहुत कुछ कहा जा सकता था, पर शुक्ल जी ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उस समय जितने भी शोध हुए थे और जो चर्चा का विषय रहा और जो उपलब्ध आंकड़े थे उस हिसाब से वीरपरक रचनाएं अधिक थी। बाद में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जब ये बहुत अधिक रूप से प्रमाणित कर दिया गया कि भैया वीरगाथा जो काल है वह सही नहीं है, क्योंकि इस समय में केवल वीर परक रचनाएं नहीं हैं, श्रृंगार परक हैं, लौकिक साहित्य हैं, शुद्ध साहित्य हैं, नाथ साहित्य हैं। जब शोध आ चुका था उसके पहले किताब प्रकाशित हो चुकी होती है, लेखन हो चुका होता है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तित करना संभव नहीं है, और ठीक भी है। इससे हम ये भी समझ पाएँ कि आलोचनाएं सदैव ज्ञान से भरी हुई होती हैं, और इस आलोचना में जैसे हजारी शब्द द्विवेदी होते हैं, राम कुमार वर्मा प्रवेश करते हैं, हम उससे और कुछ भी सीखते हैं। इन्होंने 1050 से 1375 माना, पूर्व मध्यकाल से भक्तिकाल माना, और उसके बाद जो है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 माना, और गद्यकाल आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी अब तक माना। ये तो रहा इन्होंने। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मिश्रबंधु का काल विभाजन हम समझते हैं। हिंदी साहित्य का संभवतः मिश्रबंधु वैसे पहले आते हैं उनसे, शुक्ल जी से, पर यहाँ पर जैसे भी आंकड़े आपको प्राप्त हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का संभवतः सर्वाधिक बड़ा विभाजन, नाम 5000 कवियों का विवरण दिया इस व्यक्ति ने, और 3 लोग हैं, उन्होंने 3 लोगों ने ही 3 भाइयों ने, मिश्रबंधुओं ने मिलकर के इस पुस्तक को बनाया, और मिश्रबंधु विनोद 1913 में प्रकाशित होती है। 1913 पुस्तक में प्रकाशित होती है, शुक्ल जी 1929 में प्रकाशित करते हैं। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है, शुक्ल जी कहीं न कहीं कवियों का जो आंकड़ा होता है, कवियों का जो संकलन है, कवियों का जो नामकरण है, कवियों का जो नाम और उनके बारे में जानकारी बड़ी सरलता के साथ मिश्रबंधु विनोद से निकालते हैं और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रखते हैं। और मिश्रबंधुओं का के कार्यों का श्रेय और यश कहीं ना कहीं शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में साफ साफ देखने को मिलता है, निसंकोच देखने को मिलता है। और प्रारंभिक काल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है आदिकाल ना कह करके पूर्व आरंभिक काल कहा, उत्तरारंभिक काल कहा, यानी प्रारंभिक, माध्यमिक और अलंकृत काल कहा। देखो कहीं ना कहीं शुक्ल जी के पास जब ये आंकड़ा आ जाता है, आदिकाल कह देते हैं, तो वो भी आरंभिक काल कह सकते थे, पर शुक्ल जी कहीं ना कहीं ये बात समझ कर जाते हैं कि आरंभिक या प्रारंभिक काल कहना ठीक नहीं होगा। और शुक्ल जी ने मिश्रबंधु विनोद से बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने अपने काल का नाम आदिकाल या वीरगाथा काल रखा, ठीक है। और इन्होंने माध्यमिक काल और उसके बाद अलंकृत काल। यहाँ एक प्रश्न जो बड़ी परीक्षाओं के लिए है वो है कि मिश्रबंधु विनोद में 700 से प्रारंभ होता है, जबकि शुक्ल जो है लगभग 900 कुछ से प्रारंभ मानते हैं। ये 1050 है, इसमें से 57 993 ऐसे कुछ करके है, देख लीजिएगा। इसमें 57 साल घटा देंगे तो एकदम से आपके पास आंकड़ा आ जाएगा। इसके बाद परिवर्तन काल 1890, 1925 और 1926 से अद्यावधि तक जो है मिश्रबंधु विनोद मानते हैं। इसके पश्चात डॉक्टर बच्चन सिंह ने अब
सामान्य प्रश्न आपके सामने है। बच्चन सिंह छोटी परीक्षाओं बच्चों आपके लिए नहीं आएगा, बट इनके 2 ग्रंथों का नाम आपको याद रखना होगा। हिंदी साहित्य का जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक इनकी रचना और है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ये आपके काम की अवश्य हैं। बच्चन सिंह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा, तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। भक्तिकाल के लिए तो एकदम आप समझ ही सकते हैं, सभी ने कहा है। रीतिकाल भी इन्होंने कहा, रीतिकाल पहली बार अपभ्रंश ग्रेगसन ने कहा, और आधुनिक का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, तो उसके लिए वो हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने दूसरी रचनाएं इसमें लिखी गई है, 1938 में इन्होंने प्रकाशित की, और इन्होंने आधुनिक काल का नामकरण इस एवं विभाजन इस प्रकार किया। आधुनिक काल में इन्होंने पुनर्जागरण, पूर्व स्वच्छंदता काल, उत्तर स्वच्छता, ये सब आपके उतने अधिक कार्य का नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चन सिंह को समझने के लिए बच्चन सिंह जितने और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंब रखते हैं, जैसे पढ़ करके छात्र अपनी कई सारी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक ऐसे इतिहासकार हैं जो हमारे सामने आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन केवल वीरगाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन की साम्यता रखता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वीरगाथा काल का विरोध किया कि वीरगाथा काल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने सिद्ध काल कहा, चारण काल कहा, संधि काल कहा। तो ये क्यों कहा, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि जब शोध नहीं हुए हैं और व्यक्ति की एक अपनी भी निष्ठा होती है, तो शुक्ल जी उसमें 100% सही हैं। अब राम कुमार वर्मा और हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, तो वो एक अलग तरीके से आपके सामने इस बातों को रखते हैं कि कहीं ना कहीं वीर गाथा कहने से कुछ रचनाएं रह जाएंगी, कुछ रचनाओं के बारे में प्रकाश नहीं डाला जा सकता है, कुछ रचनाओं के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए इन सब की बातों को मानना हमारी व्यवस्था है। वरना शुक्ल जी ने जिस संदर्भ में उस बात को अपनी कही थी, वह बात हम 100% सही थी। इन्होंने आदिकाल को संधि काल कहा। किससे संधि कहा? क्योंकि हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य जो अपभ्रंश से, हमारी खड़ी बोली जो है हिंदी जो है, वह अपभ्रंश से और यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से निकली हुई भाषा के रूप में है, तो इसलिए उन सबसे जुड़ी हुई है, यानी उनके साथ चलती है, तो ये संधि है। और इसके बाद चारण काल है। अब यहाँ पर ग्रेगसन का प्रभाव भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो चारण है वो वीरगाथा काल ही है। अगर आप ये देखना चाहें तो चारण का मतलब तो वही हो गया जो वीर परक रचनाएं लिख रहे थे। और अब ये संधि काल कह करके कुछ नया करना चाहते थे, या शुक्ल जी का विरोध करना चाहते थे, या शायद आपको एक दिशा निर्देश देना चाहते थे। फिलहाल आपके सामने राम कुमार वर्मा इस प्रकार से आते हैं। इनके इतिहास को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। इन्होंने भक्ति काल लिखा, और उसके बाद रीतिकाल लिखा, और आधुनिक काल को भी इन्होंने ऐसे ही बिंबित किया। ठीक है। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन इन्होंने थोड़ा सा एक नए तरीके से किया। इन्होंने कोई शहर नहीं दिया, इन्होंने शताब्दी दी। इसका कारण ये हो सकता है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जानते हैं कि किसी की काल की शुरुआत उसी समय से नहीं होती है, उसके बहुत पहले से होती है, और कोई काल तुरंत ही समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव बहुत वर्षों तक रहता है। ये बात आचार्य प्रसाद द्विवेदी समझते हैं। सबको भी समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति की शुरुआत, किसी काल का शुरुआत तुरंत ही नहीं हो सकता है, वो पहले से होता है और अंत तक बहुत देर तक रहता है। और इन्होंने आदिकाल को 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी माना, यानी 1050 यानी लगभग 900 10वीं से ही प्रारंभ माना ही जा सकता है, और 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी जो है इन्होंने माना भक्तिकाल, और उसके बाद रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी, और आधुनिक मध्यकाल 19वीं शताब्दी से मध्यकाल। हमको लगता है कि अगर आचार्य प्रसाद द्विवेदी इस तरह से कह रहे हैं तो इनके पास बहुत अच्छे से बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास इनके सामने रहा, और इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, स्पष्ट रूप से आधुनिक काल। हाँ, ये हो सकता है कि पारंपरिक लेखन करते हैं, संस्कृति और सभ्यताओं का सुंदर समावेश करते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, और शुक्ल जी के प्रिय हैं और प्रिय आलोचक भी हैं, शुक्ल जी के अभिन्न आलोचक भी हैं, कह सकते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा, और हिंदी साहित्य का अतीत लिखते समय इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा, और जो है छात्रों, इन्होंने संभवत यानी कि
1000 ईस्वी से 1400, और उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल कहा, उत्तर मध्यकाल यानी श्रृंगार काल कहा। यहाँ पर आपको आदिकाल जानने लायक है, और इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। ये बहुत सारी परीक्षाओं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है छात्रों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। श्रृंगार काल इन्होंने कहा है, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा है। गद्यकाल का प्रभाव है जो है, शुक्ल जी ने भी आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। इन्होंने एक थोड़ा सा नया कहा है श्रृंगार काल, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके पास डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि केवल संपादन किया है। तो इनके 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 इतिहास में, इनके ग्रंथ में हमें देखेंगे कि आदिकाल 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, 14वीं तक चलता है। भक्तिकाल 14वीं से चलता है, 17वीं से चलता है, और रीतिकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी चलता है। ये सारा का सारा प्रभाव शुक्ल जी का है और अन्य साहित्यकारों का प्रभाव है, जो स्पष्ट रूप से कोई ऐसा कह पा रहा है। फिलहाल हमें नाम जानना है और समय जानना है। किसी भी इतिहासकार की पुस्तक से सभी को दो ही चीज़ लेनी है। वो एक ये है कि 7वीं शताब्दी यानी कि जो है इतिहास की शुरुआत कब से हुई है, और जो है कब समाप्त हुई है, और किसने क्या नामकरण रखा है। अगर कुछ प्रश्न कभी आ जाए कि श्रृंगार काल क्यों नाम रखा, या आदिकाल के नामकरण पर अपनी विवेचना दीजिए, अपने विचार दीजिए, तो थोड़ा सा और गहराई से समझने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जितना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, थोड़े थोड़े बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, तो उतना ही आपके लिए आवश्यक है। जैसे भारतीय युग को इन्होंने कहा कि भारतीय युग जो है, भारतीय युग क्या है, पुनर्जागरण काल है। जागरण सुधार काल कहा। द्विवेदी युग के छायावाद को उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके पास छायावादोत्तर, प्रगति और प्रयोगवाद को उन्होंने छायावादोत्तर, और नवलेखन यानी अब तक माना। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, और इन्होंने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। 1184 से 1350 पूर्व मध्यकाल को दो भागों में किया, और जिसको हम जानते हैं पूर्व मध्यकाल का मतलब भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल का मतलब होता है रीतिकाल। आधुनिक काल के इतने सारे भाग, यानी 1857 की क्रांति से भारतीय युग आता है, जबकि भारतीय युग आते हैं 1868 में पत्रिकाओं के साथ, अपने जन्म से नहीं, लेकिन पत्रिकाओं से अगर हम मानते हैं तो भारतीय युग तब से आते हैं, पर कोई बात नहीं। 1835 1857 1900 द्विवेदी युग 1900 से 1900 पत्रिका के समय तक संपादन होता है। 1920 से 1936 जब प्रगतिवाद प्रारंभ होता है, पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। 1936 में अध्यक्ष प्रेमचंद होते हैं, उसी समय छायावाद समाप्त हो जाता है। प्रगतिवाद 1937 से 1945 तक। 1943 में पहली बार तार सप्तक प्रकाशित हो जाता है। 7 कवियों का समूह काम करने लगता है। समूह ने अपनी कविताएं संपादित की, उसी समय प्रयोगवादी युग प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर मैं एक लाइन और बता देना चाहूँगा। प्रयोगवादी युग अगर किसी बच्चे के अंदर भी के बात अगर ये आती है कि क्या सर प्रयोगवादी कविताओं के बाद क्या कोई ऐसे तार सप्तक या 9, 6, 5, 4 कवियों का समूह पुनः बना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयोगवादी कवि केवल 7 कवियों का समूह था। 8 कवियों का समूह भी बनाया गया, 9 कवियों का, 6, 5। थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नए तार सप्तक के समान ही कई सारे समूह बनाए गए, जिनके नाम उतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाए, जैसा कि प्रयोगवाद में तार सप्तक हुआ। अब आग चलते हैं डॉक्टर रामखिलौन का काल विभाजन। इनके इतिहास से केवल हम इतना समझ सकते हैं, इतना ही लें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया संक्रमण काल, और संक्रमण काल का मतलब तो है मिली जुली भाषा। उसके बाद संयोजन काल, जब हिंदी को और अधिक मजबूत किया गया। संवर्धन काल आ जाएगा, और ये समय हिंदी का सबसे समय यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल के मध्य का जो समय है, इसको देखते हैं, संवर्धन काल है। और इन्होंने संचयन काल बताया, ये भी रीतिकाल का ही समय समझ लीजिए। रीतिकाल का समय है संचयन काल। थोड़ा सा इन्होंने अलग नाम देने का प्रयास किया है, पर हिंदी साहित्य को इस तरह से समझना संभव नहीं है। रामखिलौन जी का प्रयास कुछ हद तक उनके हिसाब से सही भी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखते हैं। गजब की पुस्तक है, पढ़ना भी चाहिए। और आदिकाल वीरगाथा काल है, और इन्होंने आदिकाल जैसा कि संवेदनात्मक इतिहास है, तो कुछ इतिहासों की संवेदनाएं, उनकी शब्द भावभूमि को जब उन्होंने ठीक से रखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इनका इतिहास एक अलग अपना स्थान रखता है। और इसके पश्चात हम चलते हैं, इसके पश्चात हमें समझ पाते हैं कि जितने भी काल आपके सम्मुख आए छात्रों, उन सब में हमें इतना ही देखने की आवश्यकता है
कि आदिकाल को किसने क्या कहा है, भक्तिकाल को किसने क्या कहा है, और रीतिकाल को किसने क्या कहा है, और आधुनिक काल को गद्यकाल या वर्तमान काल या आधुनिक काल किसने कहा है, ये समझने का प्रयास करना है हमें। और किसने क्या प्रयास किया है, ये भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। किसके इतिहास का क्या नाम है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, बने ही हैं और बनते रहेंगे। तो छात्रों, आज की क्लास में हम काल विभाजन समझने का प्रयास किए, और प्रश्न अगर आपके और हों तो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा एक पीडीएफ कहीं से लिया, तो हमने उससे प्रश्न बनाए, प्रश्न बनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, टीजीटी पीजीटी में भी आएंगे, और नेट की परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी आया था, और उसके पहले वाले में भी आया था। तो कृपया आप इस पीडीएफ में से बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। और अगला वीडियो हम जल्दी आपको बना कर देंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। नमस्कार।